भारत माता के भारत माता के सबसे पहले मैं अपने आज परिवारजनों के बीच में आया हूं। मेरी मातृशक्ति इतनी भारी संख्या में बैठी है, बुजुर्ग बैठे हैं जिनका आशीर्वाद सिर के ऊपर रहता है। मैं सभी को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। आज मंच पर विराजमान हमारे हरियाणा सरकार में पंचायत मंत्री आदरणीय महिपाल डांडा जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक मोहनलाल बड़ौली जी, गन्नौर से हमारी लोकप्रिय विधायिका निर्मल चौधरी जी, जिला के हमारे बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष जसवीर दोदवा जी और हमारे एससी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष पटौदी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सत्य प्रकाश जरावता जी, मेरे करनाल से घरौंडा से बहुत ही लोकप्रिय विधायक हरविंदर कल्याण जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार कविता जैन जी, राजीव जैन जी और हमारे पंचायत विभाग के अधिकारी जो इस सारे कार्य को देख रहे हैं, अमित अग्रवाल जी, और विभाग के सभी अधिकारीगण। आज जो ये कार्यक्रम यहां चल रहा है कि 100 गज के जो प्लाटों की पोजीशन और कब्जा देने का और उनके नाम रजिस्ट्री करने का जो ये निर्णय लिया है, लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे थे हमारे भाई बहन। इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में भी 10 स्थानों के ऊपर चल रहे हैं, ये 11वां स्थान है। भिवानी में हमारे हरियाणा सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय जेपी दलाल जी, चरखी दादरी से हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री विशंबर वाल्मीकि जी, पलवल से हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री मोलचंद शर्मा जी और हमारे वहां के पलवल के विधायक दीपक मंगला जी, पृथला के हमारे वहां पर बैठे हुए विधायक नयनपाल रावत जी। गुरुग्राम के अंदर जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें हमारे मंत्री आदरणीय संजय सिंह जी और उनके साथ हमारे विधायक नरेंद्र सिंगला जी। हिसार के अंदर जो कार्यक्रम चल रहा है, हमारे मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी। जींद में जो कार्यक्रम चल रहा है, हमारे हरियाणा सरकार की मंत्री सीमा त्रिखा जी और वहां के हमारे लोकल विधायक कृष्ण मीणा जी। यमुनानगर में इस
भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय कंवरपाल जी, हरियाणा सरकार के परिवहन मंत्री आदरणीय असीम गोयल जी और हमारे स्थानीय निकाय के मंत्री आदरणीय सुभाष सुधा जी और हमारे वहां के लोकल विधायक घनश्याम दास अरोड़ा जी। महेंद्रगढ़ में यह कार्यक्रम चल रहा है। महेंद्रगढ़ में हमारे हरियाणा सरकार के सिंचाई मंत्री अभय सिंह यादव जी और उनके साथ हमारे वहां के विधायक ओम प्रकाश यादव जी और हमारे सीताराम यादव जी और हमारे वहां के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा जी। झज्जर में यह कार्यक्रम चल रहा है। झज्जर में हमारे हरियाणा सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय बनवारी लाल जी और तमाम हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी वहां पर मौजूद हैं। सिरसा में यह कार्यक्रम जो चल रहा है, सिरसा में हमारे हरियाणा सरकार के बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला, गोपाल कांडा जी, ये 10 जगहों पर हरियाणा प्रदेश के अलग अलग स्थानों के ऊपर हमारे हरियाणा सरकार के सभी मंत्रीगण और विधायकगण आज इस भव्य कार्यक्रम के अंदर उपस्थित हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आज जो हमारे इस वर्चुअल इस कार्यक्रम के अंदर सभी जुड़े हैं, उन सब का भी मैं आज इस पानीपत के इस ऐतिहासिक भूमि से पूरे हरियाणा प्रदेश के जो हमारे लाभार्थी हैं, जिनको आज प्लॉट का ये पोजीशन मिला है, उनको कब्जा मिला है, उनके कागज उनको मिले हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए, क्योंकि 12 तारीख को मुझे ये जिम्मेवारी मिली थी। योजना बनी हुई थी परंतु अभी वो इंप्लीमेंट नहीं हुई थी। 12 को जब मुझे ये जिम्मेवारी मिली और उसके बाद 13 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, 13-14 को। परंतु मैंने कोड ऑफ कंडक्ट में ही अधिकारियों को बुला करके कहा कि 4 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा, 4 तारीख तक अपनी फाइलें दुरुस्त कर दें, नहीं तो हम दुरुस्त कर देंगे। और आज उसका परिणाम है, अधिकारियों ने मेहनत की है और मेहनत करके आज मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 7,755 लोगों को आज प्लॉट के कागज उनके सुपुर्द कर दिए हैं। छह तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ है। 7 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया है और वो आयोजन करनाल के अंदर हुआ है, हमारे परिवहन विभाग के द्वारा हुआ था और वो कार्यक्रम था हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, हैप्पी योजना के माध्यम से हमने हरियाणा प्रदेश के 23 लाख परिवारों को, जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 84 लाख लोग जिनको हरियाणा सरकार की रोडवेज की बसों के अंदर
1000 किलोमीटर की फ्री यात्रा का पास देने का हमने उसके अंदर काम किया है। कितने को मिला है? हाथ खड़ा करेंगे। कितने को मिला है? मिला है कुछ? कितने को मिला है? मैं ये हाथ खड़ा करने की बात कह रहा हूं। आप एक काम करना, आप अपने बस स्टैंड के पास जाकर के जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, बस स्टैंड के पास जाकर के वहां जो भी अधिकारी होगा उससे वो कार्ड अपना कलेक्ट कर लें। आपने सफर करना है, कहीं जाना है, रिश्तेदारी में जाना है, आपने कहीं दवाई लेने के लिए जाना है, आपने कहीं भ्रमण के लिए जाना है, आपने बाजार के अंदर सामान लेने के लिए जाना है, 1 साल के अंदर आपको उस कार्ड के ऊपर 1000 किलोमीटर आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ये अगर सोच किसी की है, ये सोच नरेंद्र मोदी की है। ये सोच अगर किसी की है, ये सोच इस डबल इंजन सरकार की है। ये हमने निर्णय लिया कि जो हमारा गरीब व्यक्ति है उसको अगर कहीं जाना पड़ता है, अगर परिवार में 5 लोग हैं तो 5 ही लोगों का ये कार्ड ये बन करके आप उसको कलेक्ट कर लीजिए। ये सरकार गरीबों के हित की सरकार है, गरीब को मजबूत करने वाली सरकार है। सरकार की सोच है कि अंत्योदय की इस भावना को धरातल के ऊपर उतारा जाए। अभी महिपाल डांडा जी बात कर रहे थे, मोहनलाल बड़ौली जी हमारे यहां से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कमल का फूल देकर के भेजा, और कमल का फूल देकर के तो भेजा, इतने काम भी किए हैं, परंतु विपक्ष के लोग हैं वो करते तो कुछ नहीं है, आकर के झूठ बोल करके गुमराह करके लोगों के ऊपर ऐसा प्रेशर जमा देते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, और वोट लेकर के शोषण करने का काम करते हैं। जब महिपाल जी ये बात कह रहे थे, मेरे एक कहानी याद आ रही थी मेरे को, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक कुश्ती का अखाड़ा लगा हुआ था। कुश्ती के अखाड़े के अंदर एक मजबूत पहलवान था, और वो मजबूत पहलवान झंडी लेकर के घूम रहा था। भाई कोई भी आ जाओ मेरे साथ, झंडी उठा रखी उसने, और वो घूम रहा, कोई इसके लिए हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं था। भाई कौन बेइज्जती कराए, परंतु वो घूम रहा था। एक बहुत ही कमजोर और मरियल सा व्यक्ति वो लोगों के बीच से निकला, और निकल करके उसने जाकर उससे हाथ मिला लिया, कहा मैं तेरी गल कुश्ती करूंगा। कहा, लोग कहने लगे भी ये तो मरेगा भाई, ये कहां टिकेगा इसके आगे भी, ये तो इसने 2 मिनट में ही धराशाही कर देगा। जब उसने उसके साथ हाथ मिलाया, हाथ मिलाते हुए उसके कान में उसने कहा एक आपको मैं बात कहता हूं कि जितना पैसा मेरे पास आएगा वो पैसा भी तेरे को दूंगा, और उसके साथ जितना ये पैसा होगा उतना मलाइका भी दूंगा, आपको डबल पैसा दूंगा। परंतु आपने
बस जब मैं दांव लगाऊं आप तड़ा गिर जियो कहा। और कहने लगे ठीक है भाई। कहा मैं गिर जाऊंगा, एक दो बारी करूंगा और फिर नीचे गिर जाऊंगा। ये उसने तो अपना उसके कान में बोल दिया भी जितना पैसा लोगों से मिलेगा वो भी दूंगा और जितना मिलेगा उतना और मलाइका दूंगा। और जब एक दो बार उसने इधर उधर कराया और जो वो कमजोर आदमी था मरियल था उन्हें तो ठहका वो पहलवान तड़ा धर लिया। जब वो तड़ा गिर लिया एकदम लोगों ने उसको कंधे पर उठा लिया और कंधे पर उठा करके उसको घूमने लगे कि भाई ये तो कमाल कर दिया इसने तो गजब कर दिया। और वो पहलवान उसके पीछे घूम रहा। वो कह रहा भी आपने वायदा किया था, आप मेरे को पैसे दो। वो कहने लगा कहा ये तो मेरा दाव था। कहा मेरा दाव चल गया। आपका जो दाव है वो आप अपना दाव चला लीजिए। ये हालत कांग्रेस की है। इस बात को हमने समझना होगा। मैं जब देखता हूं कांग्रेस के लोगों ने आकर के ये बात बोल दी 1-1 लाख रुपया देंगे। आज मैं देख रहा हूं आज कांग्रेस के दफ्तरों के आगे लाइन लग रही है कि आप लोगों ने कहा था कि खटाखट 1-1 लाख रुपया देंगे, आप वो लाख रुपया दे दीजिए। आज कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है। ये इनकी जो डीएनए है इस प्रकार का है। काम तो कुछ किया नहीं, लोगों को बरगला करके उनका वोट लेने का काम ये कांग्रेस के लोगों ने किया है। और लोगों को इस प्रकार से सजाबाग दिखा देते हैं। और इनका जो युवराज है वो भी बोलता रहता है और फिर ये भी सारे बोलते हैं। एक घर में यहां भी लिस्ट बनी होगी, बनाई है ना, किसी की लिस्ट बनाई है। देखिए स्पष्ट बताना, झूठ मत बोलना। आपके घर के अंदर भी ये कहा होगा इन्होंने कि भाई ये संविधान को समाप्त कर देंगे, ये आरक्षण को समाप्त कर देंगे और हम 1-1 लाख रुपया खटाखट खाते में देंगे। ये इस प्रकार की बातें इन्होंने की हैं। परंतु आज लोग देख रहे हैं कि भाई ये कहां से देंगे, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। अरे अगर आप लोगों ने गरीब के जीवन के अंदर परिवर्तन लाना था, जब आपने ये प्लॉट दिए थे तभी उनके हाथ के अंदर वो रजिस्ट्री कब्जे की कागज उसके हाथ के अंदर दे देने चाहिए थे। परंतु वो तो मंशा नहीं थी, वो मंशा नहीं थी। मंशा तो ये थी कि सजाबाग दिखाना है और सजाबाग दिखा करके वोट लेना है, ये सोच उनकी थी। परंतु हमने आकर के उस समस्या को समझा, क्योंकि हमारे पास भी आते थे। पीछे विधानसभा का 70 हुआ, उस 70 के अंदर स्पेशल मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बजट पास किया गया। और आज मुझे ये बताते हुए आप लोगों के बीच में बड़ी खुशी हो रही है कि हमने इसका निर्णय किया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां पर भी वर्चुअल जुड़े हुए हैं और यहां सोनीपत के अंदर भारी संख्या के अंदर हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, मुझे ये खुशी हो रही है बताते हुए कि हमने विधानसभा के अंदर भी ये बजट पास किया है कि 7,755 लोगों को तो हम आज कब्जा दे रहे हैं, प्लॉट दे रहे हैं। अगर कुछ ऐसे लोग भी बचे हैं जहां पर जमीन नहीं है, हमने ये निर्णय किया है कि उन सब के खाते के अंदर भी 100 गज का प्लाट लेने के लिए 1-1 लाख रुपया डायरेक्ट उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और जल्दी ही हमने इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है। मैंने अधिकारियों को कहा है कि ये 10 दिन 15 दिन से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए।
10 और 15 दिन के अंदर ही हमारा जो पात्र व्यक्ति है, जो हमारा परिवारजन है, जिसको प्लाट की आवश्यकता है कि उसने प्लाट खरीदना है और उसको जमीन नहीं मिली है, वो अपनी जमीन को देख ले। अगर उसको 80,000 रुपए में उपलब्ध होगी तो डायरेक्ट पैसा जहां से वो परचेज करेगा उसके खाते के अंदर पहुंचा देंगे। अगर 1 लाख रुपए की होगी तो 1 लाख रुपया डायरेक्ट उसके खाते में चला जाएगा और सरकार उसको 100 गज का प्लाट देने का काम करेगी। हमने इसके लिए यह भी कहा है, और भी कुछ फ्रेशर जो लोग हैं, एक पोर्टल बना दीजिए, पोर्टल के ऊपर वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसको वेरीफाई करके जो भी पात्र व्यक्ति है सरकार उसको जमीन देने का, प्लॉट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। इसके अंदर कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और आज मैं आप लोगों के बीच में एक और बात कह रहा हूं। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी डीसीज को, सभी एसपी को ये आदेश पारित कर दिए हैं, ये आदेश दे दिए हैं कि अगर किसी की कोई समस्या है, चाहे वो एनडीसी को लेकर के है, चाहे वो परिवार पहचान पत्र को लेकर के है, या किसी की इनकम स्वयं स्थापित भरी या ज्यादा भरी है, उसको दुरुस्त करना है, हमारे सभी डीसी हर रोज सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक आप लोगों की समस्याओं को सुनकर के उनका समाधान करेंगे। यह आदेश पारित कर दिया है और इसके लिए हमने चीफ सेक्रेटरी को कहा है। मैंने चीफ सेक्रेटरी को यह बात कहा है कि एक वार रूम आपके ऑफिस में होगा और उसकी डेली की रिपोर्ट आएगी और वो डेली की रिपोर्ट मेरे पास भी आएगी। मैं उसको स्वयं वॉच करूंगा कि अगर कोई समस्या लेकर के आया है, अगर उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, किस कारण से नहीं हुआ, तो उसको मैं स्वयं देखूंगा। अब आपको चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। ये हमने जो 7,755 लोगों को प्लॉट दिए हैं, अभी और भी लोग ऐसे बकाया हैं जहां पर कोई डिस्प्यूट है। हमने तुरंत कहा है कि सरपंच महोदय से तुरंत बात करके उसको समाधान निकाल दें और समाधान निकाल करके जो लंबे समय से सफर कर रहे थे गरीब व्यक्ति, उनको खाली सजाबाग दिखा दिया। और मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस के लोगों ने जो महात्मा गांधी बस्ती, ग्रामीण बस्ती योजना के तहत ये प्लॉट दिए थे, उन्होंने तो महात्मा गांधी के नाम को भी डुबोने का काम ये कांग्रेस के लोगों ने किया है। इस बात को हमें समझना चाहिए कि ऐसे व्यक्तित्व का नाम लेकर के लोगों को गुमराह करने का काम किया है। अरे उनको खाली ये बता दिया कि ये प्लाट आपका है, उसके पास कागज नहीं है, उसके पास रजिस्ट्री नहीं है, उसके पास कब्जा नहीं है, बस बोल दिया, वोट ले लिया और अब सफर कर रहे थे। आपकी समस्या को समझा और समझ करके इसका समाधान कर दिया कि कब्जा भी आपका होगा, रजिस्ट्री भी आपकी होगी और आप उसके ऊपर अपना मकान बना सकते हैं, जो अपने आपके सपनों का, व्यक्ति के सपनों का, जो एक सपना होता है कि मेरा स्वयं का घर होना चाहिए, और उस घर को पूरा करने का, उस सपने को पूरा करने का काम ये डबल इंजन की सरकार, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार और हमारी ये डबल इंजन की सरकार पूरा करेगी। जिसको
पिछले 1.5 दशक से आप लोग इंतजार कर रहे थे, आज उसका इंतजार खत्म हुआ है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि ऐसे सब समस्याओं का समाधान ये हमारी सरकार ने किया है, जिसको कांग्रेस सरकार ने खाली सजबाग दिखा करके उसको अदर में छोड़ करके चली गई। 2008 से लेकर के 2014 उनकी सरकार रही है, मंशा नहीं थी काम करने की, लोगों को गुमराह किया है और गुमराह करके उनको उनसे फायदा उठाने का काम किया है। परंतु इस समस्या का मुझे खुशी ये बात है कि हमने इस समस्या का समाधान किया है। और मुझे ये भी खुशी है, जैसा मैंने कहा है, कि जिनके पास अपना मकान नहीं है, ऐसे लोग अपना पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं आज ये पूरे प्रदेश के लोगों से बात कर रहा हूं, सोनीपत से। पोर्टल के ऊपर जल्दी ही 1 हफ्ते के अंदर, ज्यादा लंबा समय नहीं, 1 हफ्ते के अंदर अधिकारियों को कहा है कि वो पोर्टल बना दें और उसके ऊपर जिसका भी मकान नहीं है वो रजिस्ट्रेशन करें, और रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे अधिकारी उसको वेरीफाई करके उसको प्लॉट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी, ये डबल इंजन की सरकार करेगी। और इसी के साथ ही मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है कि हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, शहरी के अंदर भी हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, उसके लिए भी जो हमारे पात्र व्यक्ति हैं जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे 14 शहरों के अंदर हमने उसको वेरीफाई कर लिया है, उसकी पूरी की पूरी डिटेल बना ली है। उनको वेरीफाई करके 15,000 प्लाट देने का निर्णय भी मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत हम उनको कर रहे हैं। और इसी के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत लगातार मकान बनाने का कार्य वो हमारी सरकार कर रही है, ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। और इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, उनको 2.5 लाख रुपए देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मुझे बताते हुए ये खुशी भी हो रही है कि इन 10 वर्षों के अंदर हमारी डबल इंजन की सरकार ने हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर, देश की बात नहीं कर रहा हूं, जो नए मकान बना करके दिए हैं उनके लिए 522 करोड़ रुपया खर्च करके उनको नए मकान बना करके देने का कार्य ये इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है कि जब इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, उस रजिस्ट्रेशन के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे पास जो एप्लीकेशन वेरीफाई होकर के आई थी वो 67,649 वो एप्लीकेशन आई थी कि इन गरीब लोगों को मकान मिलना चाहिए। और मुझे ये बताते हुए कि हमने इन 10 वर्षों में जो काम किया है, ये कांग्रेस के लोग बोलते हैं ना कि ये मोदी कोई काम नहीं कर रहा, ये सरकार कोई काम नहीं कर रही। मैं आज आप लोगों के माध्यम से मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, मैं राहुल गांधी को भी बताना चाहता हूं, मैं भूपेंद्र हुड्डा को भी बताना चाहता हूं कि ये डबल इंजन की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में क्या काम किए हैं। आपके अगर कानों में कुछ दिक्कत है तो उसको खलवा करके आप मेरी आवाज को सुनने का काम करें। 67,649 मकान बनाने का यह लक्ष्य रखा गया और उसके अंदर से हमने
14,939 मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम वो गरीब व्यक्ति को किया है। और मुझे ये भी खुशी है उसके अंदर 15,356 मकान जो जल्दी ही बन करके लगभग तैयार हो गए हैं, 1-2 महीने के अंदर फाइनल टच में आ जाएंगे। 15,356 मकानों की और चाबियां देने का काम ये हमारी सरकार करेगी, ताकि किसी भी व्यक्ति को उसका अपना मकान होना चाहिए, उसके सर के ऊपर छत होनी चाहिए। इसको लेकर के हमारी सरकार निरंतर मजबूती से काम कर रही है। और मुझे ये भी बताते हुए कि हमारी सरकार ने इस योजना के तहत जो पुराने मकान थे, उन पुराने मकानों के विस्तार के लिए भी 1.5 लाख रुपया देने का काम किया है। और अब तक मैं आपको बताना चाहता हूं, अब तक हमारी सरकार ने, किसी ने अपने मकान का नवीनीकरण किया है या किसी की कच्ची छत थी, उस कच्ची छत को उन्होंने ठीक करने का काम या नया मकान बनाने का काम किया है। अब तक ऐसे इस योजना के तहत 2,138 मकानों के लिए 32 करोड़ रुपया उन तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके तहत भी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए, ये लोग विपक्ष के जो वोट हैं उनको भी इस बात का ध्यान करना चाहिए। ये सरकार, ये गरीब की जैसी सरकार है, पहली बार है कि गरीब को मजबूत करने का काम इस डबल इंजन की सरकार कर रही है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके तहत हमारी सरकार ने मकान बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 1,38,000 रुपया देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और उसके तहत 29,440 जो एप्लीकेशनें हमारे पास आई, वेरीफाई हुए कि 29,440 लोगों के मकान बनने चाहिए। और उसके तहत हमने इन 10 वर्षों के अंदर 26,318 मकानों के लिए 376 करोड़ रुपया दे करके बनाने का काम हरियाणा के अंदर किया है। 26,318 लोगों को लगातार ये सरकार मकान बना करके देने का कार्य ये हमारी सरकार कर रही है। डबल इंजन सरकार की ये कार्य कर रही है। और हमने एक योजना सरकार ने ये पहली बार बनाई है, इनकी तो सोच भी नहीं थी। हमने एक योजना बनाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना। इस योजना के तहत हमने जो हमारे गरीब व्यक्ति है, जिसके घर की मुरम्मत की बात है कि अपने घर की मुरम्मत करे, रंग रोगन करे, कोई और दिक्कत हो, उसके लिए हमने ऐसे लोगों की मुरम्मत के लिए 80,000 रुपया ये देने का निर्णय ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत ये किया है। और मुझे बताते हुए आप लोगों के बीच में कि हमने 66,000 लाभार्थियों को, जिनको ये 80,000 रुपया जारी किया है, ऐसे हरियाणा प्रदेश के अंदर 66,000 लोग हैं और उनको 370 करोड़ रुपया जारी करके उनके मकानों का सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाई मुझे ये भी खुशी है, गरीबों को चाहे भोजन की बात हो, हमने चाहे अटल कैंटीन खोलने की बात हो या लेबर विभाग के द्वारा कैंटीन खोलने की बात हो, उसके अंदर मात्र 10 रुपए में गरीब व्यक्ति को भरपेट भोजन मिले, उसकी व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की है। शिक्षा को लेकर के
कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनको स्कॉलरशिप की बात है। मैट्रिक से लेकर के जो हायर एजुकेशन तक जो बच्चे पढ़ते हैं, 8,000 रुपए से लेकर के 12,000 रुपए तक उनको स्कॉलरशिप देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे आज आप लोगों को बताते हुए ये भी खुशी हो रही है, जब मैं पीछे लेबर का मंत्री था, मेरे पास ये विभाग था गरीबों का। इसको कौन कौन जानता है? मैंने बड़ी सुविधाएं दी थी। है ध्यान में किसी के? किसको सुविधाएं मिली थी? क्या क्या मिलती थी? बताइए खड़ा होकर के। सीधा डायरेक्ट पैसा जाता था, सीधा पैसा जाता था। जी 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 जी। मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं ये विभाग देख रहा था 2014 से लेकर के 2019, मैंने बड़े बड़े कार्यक्रम किए थे प्रदेश के अंदर, और मेरे पास एक फाइल आई कि गरीब बच्चों को ऐसे 35,000 बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं गई। जब मेरे पास फाइल आई तो मैंने उसको चेक किया। मैंने देखा कि ये बच्चे पढ़ाई के लिए पैसा है और गरीब बच्चे के लिए है और वो अच्छी पढ़ाई करे, तो मैंने अधिकारियों को कहा कि मैं इसको जारी कर दो 35,000 को। तो मुझे वो कहने लगे, अधिकारियों ने मेरे को कहा जी ये 2 जगह से ले गए, एक एजुकेशन से ले गए और एक ये श्रम विभाग है इससे अप्लाई कर दिया है, भी एक जगह से दे सकते हैं। मैंने उनको अधिकारियों को कहा, मैं यार गरीब आदमी है, कहीं कुछ कर रहे हैं क्या? जारी कर दो आप, कोई दिक्कत आ रही है क्या? हम बैठे हैं, 35,000 बच्चों का मैं जारी कर दो। तो अधिकारियों ने, जब मैंने कहा कि जारी कर दो, तो अधिकारी कहने लगे मेरे को, कहा जी तो मुख्यमंत्री पे जाएगी फाइल। मेरे को कहने लगे मुख्यमंत्री भेजिए। मैं उस फाइल को लेकर के मुख्यमंत्री जी के पास गया और मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा, मखा जी इसके अंदर 35,000 बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्कॉलरशिप रुकी हुई है और वो उन्होंने दूसरी जगह से भी ले ली है। हम ये चाहते हैं कि इनको यहां से भी जारी हो जाए। और मुख्यमंत्री जी ने देर नहीं लगाई, मनोहर लाल जी कहने लगे, कहा यह भी जारी कर दो। कहा 35,000 बच्चों को हमने वो भी जारी कर दी। बच्चे पढ़ाई के लिए पैसा मांग रहे हैं। ये सोच ये हमारी सरकार की है कि गरीब व्यक्ति को कैसे मजबूत किया जाए, गरीब व्यक्ति को कैसे सुदृढ़ किया जाए। परंतु ये कांग्रेस के लोग वोट तो ले लेते हैं सजावाग दिखा करके, परंतु जब आप काम के लिए जाते हैं, मैं तो आपके परिवार का हूं, आपके बीच का हूं, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, जब इनके पास काम के लिए जाते हैं तो आपके कपड़ों से इनको बदबू आने लग जाती है और फिर कहते हैं कहीं इनको बाहर बैठाओगा। ये बात बोलते हैं ये लोग। इस बात को हमने समझना है और ये सरकार आप लोगों के हित की सरकार है। जितने काम ये किए हैं, अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं, आयुष्मान कार्ड भाइयों 5 लाख रुपए का अधिकार दिया है। 2014 से पहले क्या स्थिति थी आप ध्यान करिए, कांग्रेस की सरकार थी। अरे गरीब व्यक्ति को अगर दिक्कत आ जाती थी, इलाज नहीं करा पाता था, अगर वो हॉस्पिटल के अंदर जाता था पैसे के अभाव के कारण, भाइयों वो परिवार के साथ नहीं रह पाता था, इस प्रकार की स्थिति थी। अगर वो इलाज कराता था तो भाइयों बीमारी के कारण और गरीबी के नीचे दब जाता था। परंतु इस बात की चिंता अगर किसी ने की तो नरेंद्र मोदी जी ने की और भाइयों हमारी डबल इंजन की सरकार ने की और उसके लिए आयुष्मान कार्ड दिया। और हमारी सरकार ने हरियाणा में मनोहर लाल जी ने इसके साथ चिरायु जोड़ दिया और आज
मैं जब गांव के अंदर जाता हूं, गांव के अंदर मैं जाकर के बात करता हूं कि भाई इस योजना का किसने लाभ उठाया, कोई बताएगा? तो लोग पता क्या बोलते हैं कि मैंने इस योजना का लाभ उठाया है और मुझे दिक्कत आ गई थी, मेरा स्टंट डलना था या मेरे को कोई और दिक्कत आई है, मेरा 4 लाख रुपए का खर्चा आया है, मेरा एक भी पैसा नहीं लगा, सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी हरियाणा सरकार ने दिया है, मुझे कहीं पर भी कोई दिक्कत समस्या नहीं आई है। ये जो गरीबों को मजबूत करने का कदम अगर किसी ने उठाया है तो ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने उठाया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूं। ये सरकार गरीबों के हित की सरकार है। आज गरीब को ये चिंता नहीं है, अगर दुर्घटनावश बीमारी आ जाती है दूसरे की तरफ देखना पड़ता था, किसी की तरफ हाथ फैलाना पड़ता था, कई बार वो पैसा नहीं देता था कि गरीब व्यक्ति है, पता नहीं मेरा पैसा वापस करेगा नहीं करेगा। परंतु मोदी जी ने वो सम्मान आप लोगों को देने का काम किया है कि आज आपको किसी की तरफ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आप सिर ऊंचा करके अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हैं। यह सम्मान अगर किसी ने दिया, यह डबल इंजन की सरकार, यह नरेंद्र मोदी जी ने आप लोगों को सम्मान दिया है। इस बात को भी हमने समझना है। और भाइयों, मुझे यह भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए, पहले बीपीएल कार्ड बनाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते थे। भाइयों, बीपीएल कार्ड नहीं बनता था। आज जिनकी आय 1,80,000 रुपए है, अपने आप बीपीएल कार्ड बन करके उसके घर के ऊपर पहुंच जाता है। कितना का अपने आप बन करके आया, हाथ खड़ा करेंगे? जिनका अपने आप बन करके आया काफी संख्या है। कहीं दफ्तर में नहीं गए, किसी अधिकारी के पास नहीं गए, अपने आप कार्ड बन करके घर पे पहुंच गया। अगर कोई दिक्कत परेशानी किसी को है, आज मैं इस मंच के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश के ऐसे वर्ग से बात कर रहा हूं कि वो जो हमारे डीसी महोदय 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक बैठेंगे, अगर किसी प्रकार की किसी को समस्या है तो वो वहां जाकर के तुरंत बताने का काम करे, उसको दुरुस्त करने का काम हमारी सरकार करेगी। आप लोगों को दिक्कत नहीं है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे जो बीपीएल परिवार थे, कांग्रेस के लोगों ने तो ये दुष्प्रचार कर दिया, कहा भाई कार्ड काट दिए, कार्ड काट दिए। कांग्रेस के समय में तो मेरे ख्याल से मात्र ये योजना भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बीपीएल की शुरू की थी और इन्होंने मात्र 20-22 हजार बनाए थे। 20-22 हजार भी नहीं थे, 20-22 लाख इतने भी नहीं थे। मेरे ख्याल से 15-18 लाख कार्ड बीपीएल थे। हमारी सरकार ने आकर के हरियाणा प्रदेश के अंदर 45 लाख लोगों के बीपीएल कार्ड बनाने का काम किया है। 45 लाख लोगों के। ये जो बात बोलते हैं कि बीपीएल कार्ड काट दिए, ये प्रदेश की जनता को बताएं हमारी सरकार के अंदर कितने लोगों के बीपीएल कार्ड थे। मैं भी ये बड़े फख्र के साथ बता रहा हूं कि हमने 45 लाख लोगों के बीपीएल कार्ड बनाए। हां, अगर किसी गलती के कारण कार्ड कट गया, किसी का नाम गलत हो गया, किसी ने स्वयं स्थापित इनकम भरी, इनकम ज्यादा भरी गई, हम आज भी कह रहे हैं, मैं पूरे प्रदेश के लोगों को कह रहा हूं कि आप अपनी इनकम को वेरीफाई कराइए। वेरीफाई करा करके आपकी वो बीपीएल कार्ड भी बन जाएगा, आपकी पेंशन भी लग जाएगी, आपका परिवार पहचान पत्र भी बन जाएगा। ये हमारी सरकार ने इस पोर्टल के माध्यम से किया है कि उसको दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। ये बहुत अच्छी योजना हमारी सरकार लेकर के आई है और मुझे खुशी है कि इन 45 लाख लोगों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लगातार राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी ये हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। एक भी परिवार भूखा पेट न रहे, उसकी व्यवस्था भी ये हमारी सरकार कर रही है।
मुझे खुशी है बताते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वो चलाई और प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, देश के जो संपन्न लोग थे, जो मजबूत लोग थे, उनको कहा कि मैं ये आप सब्सिडी छोड़िए, इस सब्सिडी का पैसा मैं कुछ ऐसे लोगों के ऊपर खर्च करना चाहता हूं जिनके पास इस योजना की सुविधा नहीं है। कांग्रेस के समय में तो गैस का सिलेंडर दिखाई नहीं देता था, गरीब व्यक्ति की पहुंच से तो दूर था। हमारी माताओं बहनों की वो लकड़ी से बरसात पड़ जाती थी, गिल्ले गोहे से वो भोजन बनाती थी, धुएं के कारण किस प्रकार की स्थिति होती थी, आंखें खराब हो जाती थी, पेट में धुआं चला जाता था, पेट के अंदर धुआं चला जाता था तो उससे फेफड़ों में भी दिक्कत आती थी। यह चिंता कांग्रेस ने नहीं की। यह चिंता अगर किसी ने की, इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बैठ करके की कि मेरी माता बहन के ये दिक्कत ना आए और वो सब्सिडी का पैसा वो उसका पैसे के माध्यम से हमारे हरियाणा प्रदेश के 12 लाख इस प्रकार की हमारी माताएं बहनें हैं जिसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था इन्हीं 10 वर्षों में हमारी सरकार ने की है। आज धुएं के कारण उनकी आंखें खराब नहीं होती हैं। आज उनको भी सब्सिडी के ऊपर ये जो लोग बोलते हैं, दुष्प्रचार करते हैं कि गैस का सिलेंडर बढ़ा दिया। अरे भाई, जिन जो संपन्न लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, उनसे आग्रह भी किया गया कि आप लोग ये सब्सिडी छोड़ दें और उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात को मान करके उन्होंने छोड़ा। उनको आवश्यकता नहीं है उस सब्सिडी की, परंतु वो सब्सिडी आप तक पहुंच रही है। आप लोगों को वो गैस का सिलेंडर वो 500 रुपए के अंदर उपलब्ध हो रहा है। आज आपको कहीं वो दिक्कत परेशानी नहीं है, खुले में ही मिल रहा है और उसके लिए भी अलग योजना बना करके हमारी सरकार ने मजबूती से उसको आगे किया है। आदरणीय हमारी डबल इंजन की सरकार ने, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक योजना शुरू की है, निरोगी हरियाणा योजना। निरोगी हरियाणा योजना के तहत हमारे जो गरीब व्यक्ति हैं वो कहीं चेकअप नहीं कराते, कोई बीमारी हो जाती है और जब वो बीमारी पूर्ण रूप ले लेती है तो वो डॉक्टर के भी बस से बाहर चली जाती थी, तो उसको पता नहीं चलता था कि मुझे ये गंभीर बीमारी हो गई है। परंतु इसको निरोगी हरियाणा योजना के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 2,71,00,000 लोगों को मुफ्त में उनका चेकअप करके उनको बताया गया कि आपको ये दिक्कत है और प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना के तहत उसका फ्री में इलाज कराया गया। ये भी निर्णय अगर किसी ने लिया, ये हमारी सरकार ने लिया है भाई, ताकि गरीब व्यक्ति को कोई चिंता नहीं। अरे कैसे चिंता करते, एक परिवार का मेंबर जैसे मेरे परिवार का मेंबर है उस तरीके से आप लोगों की चिंता करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है, ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या ना आए। आदरणीय हमारी इस सरकार ने, इस डबल इंजन की सरकार ने, हरियाणा सरकार ने आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों में एक योजना बनाई और वो योजना बनाई मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। वो योजना बनाई और उस योजना का उद्देश्य था कि हमारा जो गरीब व्यक्ति है, जो अंतिम पायदान के ऊपर बैठा है, उसके पास पैसा नहीं है काम करने के लिए, काम करना चाहता है, वो भी समाज की मुख्यधारा के अंदर जुड़े, ऐसे लगभग इस योजना के तहत 50,000 लोगों को पिछले दिनों में हमारी सरकार ने उनको बहुत सस्ते ऋण के ऊपर लोन उपलब्ध करा करके उनको पैरों पे खड़ा करने का काम ये जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना है इसके माध्यम से किया है। ये सरकार लगातार चाहे गांव के अंदर, मेरे ख्याल से यहां बैठे हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाया है, कोई बताएगा क्या? कोई किसी ने इस योजना का लाभ उठाया है? क्योंकि जो विकसित भारत संकल्प यात्रा
गांव के अंदर चली थी, उसके तहत भी इस योजना का प्रचार हुआ था, प्रसार हुआ था, ताकि वो लोग इस योजना का लाभ उठा सकें और उसका लाभ दिया है। 50,000 लोगों को पैरों पे खड़ा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए, जब कोरोना का कालखंड आया, कोरोना के कालखंड के अंदर हम सब घर में थे, ना मजदूरी पे जा सकते थे, ना हम अपनी जो रेडी फड़ी थी उसके ऊपर काम कर सकते थे, परंतु इसकी चिंता भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की और प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। उस योजना के माध्यम से 1,31,000 रेडी फड़ी वालों को बिना ब्याज के 10-10 हजार रुपया उस कोरोना कालखंड के अंदर दे करके उनके कार्य को और मजबूती से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। ये ताकि उनको परिवार में कोई दिक्कत परेशानी ना आए, ये हमारी सरकार ने काम किया है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना, इस योजना के माध्यम से जो गरीब व्यक्ति है उसने बिटिया की शादी करनी है और उसको दिक्कत परेशानी ना आए, उसके लिए 71,000 रुपए का लाभ सगुन देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। इसके तहत हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो गरीब व्यक्ति है इस योजना का मजबूती से लाभ उठा रहा है। और मुझे ये भी बताते हुए ये खुशी हो रही है कि एक योजना बनी, आपकी बेटी हमारी बेटी। इस योजना के माध्यम से भी जो गरीब परिवार के अंदर 3 बेटियों तक जब बेटी जन्म लेती है तुरंत उसके खाते के अंदर 21,000 रुपए पहुंचाने का काम भी ये हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है, ताकि माँ बाप को चिंता न रहे, जब उसकी शादी हो तब वो पैसा उसके काम आ सके। उसके लिए हमारी सरकार ने ये कार्य किया है। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री दयालु योजना के तहत अगर कोई दिक्कत परेशानी, कोई दुर्घटना परिवार में हो जाती है, कमाने वाला व्यक्ति है और वो कोई दुर्घटना का शिकार हो गया, कोई बीमारी का शिकार हो गया और वो परिवार से चला गया, क्योंकि वो परिवार में कमाने वाला व्यक्ति था और किसी दुर्घटना में या बीमारी के अंदर वो चला गया, तो हमने एक योजना बनाई है मुख्यमंत्री दयालु योजना, और उसके तहत 8,000 परिवारों को 310 करोड़ रुपया हमने पहुंचाने का काम किया है। इन 10 वर्षों के अंदर अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसको 5 लाख रुपए देने का काम परिवार को पीछे हमारी सरकार कर रही है। इस बात को भी हमने समझना चाहिए। और मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना के तहत फ्री में दर्शन कराने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। और मुझे एक और बात आप लोगों के बीच में करनी है। यह भी निर्णय हमने अभी लिया है, हरियाणा प्रदेश की जितनी भी एससी समाज की चौपालें हैं, हरियाणा प्रदेश की जितनी भी बीसी समाज की चौपालें हैं, हमने उन सब को उसकी जानकारी ली है कि उनका नवीनीकरण होना चाहिए। वहां पर गरीब व्यक्ति कोई अपने बेटे की बेटी की शादी करना है, कोई और फंक्शन करना है, उनकी हालत बड़ी दयनीय खस्ता है। उन सब के लिए, उनके नवीनीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट हम अब शीघ्र ही उनके सुदृढ़ीकरण के लिए वो जारी कर देंगे, ताकि लोग उन धर्मशालाओं का लाभ उठा सकें, उनको आगे जा करके उसको अपने उसके अंदर कार्यक्रमों को कर सकें। ऐसा आप लोगों के बीच में आज, क्योंकि इस कार्यक्रम में जो 100-100 गज के प्लाट के पोजीशन और उसका कब्जा देने का काम
आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है। इसके लिए मैं तमाम हरियाणा प्रदेश के सभी आज जो बेनिफिशियरी हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। ये सरकार, ये आप लोगों के हित की सरकार है और मैं आप लोगों से ये पुनः कहना चाहूंगा कि जितना काम इस डबल इंजन की सरकार ने गरीबों के हित में किया है, कांग्रेस ने 60 साल इस देश के ऊपर शासन किया, इतना काम उन्होंने नहीं किया जितना काम हमने। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, पीएनबी में पकता खाना खुशियाँ लेकर आए। पीएनबी की सुनो, हमेशा हेल्थी चुनो। अभी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग्स ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को इंडिया की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहा है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इज अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। सी, with state of the art infrastructure, exceptional faculty and great placements, Chandigarh University has been ranked as the number 1 private university in India by QS World Rankings. ये नया भारत रिया सोच नहीं है, फ्यूचर यही है। यही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, elevating education for a brighter nation. हरियाणा में इस लोकसभा चुनाव में प्रमुख पार्टियों में भाजपा, कांग्रेस, जजपा और इनेलो शामिल रहे। बात की जाए अंबाला सीट की तो बीजेपी ने स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी बंतो कटारिया को लोकसभा सीट की टिकट दी थी, लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और जीत का ताज वरुण चौधरी ने पहना। अंबाला सीट पर कौन जीता कौन हारा? वरुण चौधरी कांग्रेस जीते, वोट 6,63,657, जीत का अंतर 59,036। बंतो कटारिया बीजेपी से हारे, वोट 6,14,621, अंतर 49,036। पवन रंधावा बीएसपी हारे, वोट 23,583, अंतर 6,40,074। गुरप्रीत सिंह इनेलो से हारे, वोट 8,986, अंतर 6,54,671। पूरे हरियाणा में चुनाव के दौरान अगर कांग्रेस कहीं एकजुट नजर आई तो वो अंबाला लोकसभा हलका रहा। यहां के नए सांसद वरुण चौधरी मुलाना को टिकट बेशक हुड्डा कैंप की पैरवी से मिला, लेकिन सैलजा गुट में भी वरुण की अच्छी पैठ है। पूर्व मंत्री निर्मल चौधरी की चुनाव से कुछ समय पहले कांग्रेस में हुई वापसी का फायदा भी वरुण को मिला। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। शपथ ग्रहण के बाद भी दिल्ली में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह से की मुलाकात, केंद्रीय मंत्री बनने की दी बधाई। मोदी के मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश के खाते से 9 मंत्रियों ने ली शपथ, राजनाथ सिंह, हरदीप सिंह पुरी, जयंत चौधरी, जितिन प्रसाद, अनुप्रिया पटेल समेत कई मंत्री शामिल। कश्मीर में श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमला, ड्राइवर को मारी गोली, खाई में गिरी बस, यूपी के 2 लोगों की मौत, 33 घायल।
जम्मू कश्मीर हमले की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की निंदा। ट्वीट कर लिखा, जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों की बस पर हुआ कायराना हमला अत्यंत दुखद, दिवंगत पुण्यात्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि। उत्तराखंड को बड़ा तोहफा, अजय टम्टा को मिली मोदी कैबिनेट में जगह। टम्टा ने ली केंद्रीय राज्य मंत्री पद की शपथ। नरेंद्र मोदी ने रचा इतिहास, लगातार तीसरी बार बने प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी बधाई और शुभकामनाएं। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम यात्रा में नित नए बन रहे रिकॉर्ड। दोनों धामों में अब तक 7 लाख श्रद्धालुओं से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। पिछले साल की तुलना में तीर्थयात्रियों का आंकड़ा लगभग 40% से अधिक। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में मौजूद हैं। उन्होंने आज अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। साथ ही मंत्रिमंडल में शामिल होने पर सीएम योगी उन्हें बधाई देते नजर आए। जहां पहली तस्वीर अमित शाह से मुलाकात की है, वहीं दूसरी तस्वीर नितिन गडकरी से मुलाकात करते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। वहीं तीसरी तस्वीर राजनाथ सिंह से मुलाकात की है, जिन्हें मंत्री बनाए जाने पर वो शुभकामनाएं देते नजर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की, वहीं नितिन गडकरी से मुलाकात करते हुए नजर आए और साथ ही राजनाथ सिंह से भी इस दौरान मुलाकात की। मंत्री बनाए जाने पर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। सीएम योगी ने अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह से मुलाकात कर पुष्प गुच्छ देकर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय मंत्री बनने के लिए ये बधाइयां दी गई हैं। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इस बार के मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश के खाते से 9 मंत्रियों ने शपथ ली है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं। फाइनल हुए मोदी 3.0 कैबिनेट में यूपी से कौन कौन मंत्री बना। हरदीप सिंह पुरी, राजनाथ सिंह ये नाम सामने हैं। वहीं जयंत चौधरी, जितिन प्रसाद का नाम भी सामने है। वहीं पंकज चौधरी, बीएल वर्मा ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं अनुप्रिया पटेल और कमलेश पासवान ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं साथ ही एसपी सिंह बघेल भी मंत्री पद की शपथ लेते नजर आए। फाइनल हुए मोदी 3.0 कैबिनेट में हरदीप सिंह पुरी, राजनाथ सिंह, जयंत चौधरी, जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, बीएल वर्मा, अनुप्रिया पटेल, कमलेश पासवान और एसपी सिंह बघेल ये वो नाम हैं जिन्हें मोदी 3.0 कैबिनेट में जगह मिली है। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी प्रयागराज से सामने। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता रहे हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का प्रयागराज दौरा प्रस्तावित है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र आएंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। वहीं इस दौरान नवनिर्मित प्रेक्षागृह का उद्घाटन करती नजर आएंगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रयागराज दौरे पर रहने वाली हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र जाएंगी, जहां पर
नवनिर्मित प्रेक्षागृह का उद्घाटन करती नजर आएंगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के प्रयागराज दौरे को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र पहुंचेंगी, जहां पर नवनिर्मित प्रेक्षागृह का उद्घाटन करती राज्यपाल आनंदीबेन पटेल नजर आएंगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बताने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के प्रयागराज दौरे को लेकर, जहां पर नवनिर्मित प्रेक्षागृह का उद्घाटन उनके द्वारा किया जाना है। इस बीच उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र पहुंचेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जहां पर नवनिर्मित प्रेक्षागृह का उद्घाटन किया जाना है। ऐसे में इस उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र पहुंचेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, नवनिर्मित प्रेक्षागृह का उद्घाटन करती नजर आएंगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के प्रयागराज दौरे को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र पहुंचेंगी, जहां पर नवनिर्मित प्रेक्षागृह का उद्घाटन करती नजर आएंगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के प्रयागराज दौरे को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र पहुंचेंगी, जहां पर नवनिर्मित प्रेक्षागृह का उद्घाटन करती नजर आएंगी। प्रयागराज दौरे पर रहने वाली हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र पहुंचेंगी, जहां पर नवनिर्मित प्रेक्षागृह का उद्घाटन करती नजर आएंगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी प्रयागराज से आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ प्रयागराज से हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़े हैं। ऐसे आमिर जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल प्रयागराज के दौरे पर रहने वाली हैं, क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी इस दौरान? जी बता दें कि प्रयागराज आज राज्यपाल आनंदीबेन का आना प्रस्तावित है और वे करीब यहाँ 5:30 बजे के आसपास पहुंचेंगी और उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र में जो प्रेक्षागृह बनाया गया है, करीब 400 सीटों का प्रेक्षागृह है, जो करीब 300 करोड़ की लागत से बना है। इसका वे उद्घाटन करेंगे, क्योंकि आनंदीबेन पटेल उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र जो प्रयागराज है उसका जो उसकी अध्यक्ष भी हैं, क्योंकि उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र जो है वो करीब 7 राज्यों को कवर करता है, जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली है। और ऐसे में वो प्रयागराज आकर इसका उद्घाटन आज करेंगी। जी, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र पहुंचेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जहां पर नवनिर्मित प्रेक्षागृह का उद्घाटन करती नजर आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे आमिर जी तमाम जानकारी के लिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल प्रयागराज दौरे पर रहने वाली। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम सभी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि राहुल गांधी रायबरेली में रहे। साथ ही अजय राय ने प्रधानमंत्री पर भी जमकर निशाना साधा है। देखिए, हम सब लोगों की डिमांड है और ये हम सब लोग, ये पूरा उत्तर प्रदेश और सभी लोग चाहते हैं ये राहुल जी रायबरेली, क्योंकि वो वहाँ के लोगों ने बहुत प्यार दिया है और वो पारिवारिक सीट है और वो रहेगी अपने साथ। इसकी खास वजह जनता का प्यार है, जनता का सम्मान है। मोदी जी ने जो बनारस में कहा वो किया नहीं, जो भी कराया सब गुजरातियों को दिया, सारा काम गुजरात के लोग कर रहे हैं। सारे जितने भी ठेके हैं सारे काम सब अपने गुजराती भाइयों को दे रखा है। गंगा जी का पर्यटन से लेकर विश्वनाथ कॉरिडोर तक सभी गुजरात के लोग काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने 51 श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला कर दिया। इसमें यूपी के 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान बलरामपुर निवासी रूबी और अनुराग वर्मा के रूप में की गई है। वहीं 33 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में सबसे ज्यादा गोंडा के 9 और बलरामपुर के 7 लोग हैं। गोरखपुर जिले से भी एक ही परिवार के 4 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जम्मू कश्मीर में तीर्थ यात्रियों की बस पर हुआ कायराना हमला अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। घायलों का अच्छा इलाज हो, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। अपर मुख्य सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर घायलों के हर मदद के निर्देश दिए गए हैं। जम्मू के रियासी में कायर आतंकियों द्वारा हुए हमले को लेकर लगभग 10 लोगों की मौत हो गई और लगभग 35 से 40 लोग घायल हैं। आज हम मौजूद हैं गोरखपुर के भैरवपुर में, जहां एक परिवार के कुल 17 लोग गए थे यहाँ पे वैष्णो माता देवी के दर्शन करने, और दर्शन करने के बाद 4 लोग
अन्य मंदिर में जा रहे थे, तभी आतंकियों द्वारा बस पर हमला कर दिया गया, जिसमें यहां से लगभग 4 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 2 महिलाएं हैं और 2 लोग और हैं। आइए हम बात करते हैं उस परिवार से और लेकर चलते हैं आपको उस परिवार में और बात करते हैं कि आखिर में इतनी बड़ी जो कैजुअलिटी हुई उसमें अब इस समय क्या पोजीशन है, यानी कि जो लोग घायल हैं उनकी क्या हालात है। क्या आपके परिवार से कौन लोग थे और कितने लोग गए थे? लगभग हमारे परिवार में 17 लोग गए थे जी, और 4 घायल हैं, बाकी रूम पे थे। हाँ। अच्छा, कब आपको सूचना मिली? जब सूचना मिली तो क्या? 3:30 पौने 4 बजे के लगभग सूचना मिली। हाँ। तो हम लोग घबराने लगे, रोने लगे, सब लोग, सभी बच्चे। हाँ। तब बाद में हम लोग थोड़ा अपना दिल को शांति रखे। कौन थी वो जो घायल? हमारी औरत थी। कौन कितने लोग घायल हुए? क्या लगते हैं आपको? हमारे साले के लड़के लगते हैं, बहू लगती है, एक बेटी लगती है। कौन गंभीर है इस समय? इस समय जो पतोई हमारी है वो बहुत गंभीर में है। गंभीर है? हाँ, हमारी औरत जो है सिर में चोट लगा है और अभी तो हम लोग वहाँ देखे नहीं है, इलाज चल रहा है वहाँ पे। हाँ। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका, क्या हुआ था कल? कब पता चला और कब यहाँ से लोग गए थे? शाम को मेरे भाई का फोन आया तो बोला दी ऐसी ऐसी घटना हो गई है और मम्मी पे आतंकी हमला हो गया है और मम्मी जंगल में छिपी है। बस इसके बाद हम लोग घबराने लगे सब लोग। मैं फिर भी इधर उधर कॉल की, सबको बुलाई, तब मुझे पूरी घटना की वहाँ की जानकारी हुई। क्या कहोगे? वहाँ पे धारा 370 खत्म हो गया और आतंकी लोग बताया गया था सरकार द्वारा कि आतंकी लगभग खत्म हो चुके हैं और इतनी बड़ी घटना हो गई। बिल्कुल खत्म नहीं, ना ही पकड़े गए हैं, एक भी नहीं पकड़े गए हैं। बस कोई नहीं पकड़ा गया है आतंकी। तो अभी क्या पोजीशन है जो माता जी हैं और भाभी जी आपकी हैं? भाभी की कंडीशन ठीक नहीं है, बाकी लोग थोड़ा ठीक हैं। बात हुआ उनसे, मम्मी से मेरी बात हुई, मम्मी के सर में चोट लग गई है। अब भाभी की अभी ऑपरेशन चल रही है मेरे। और आपके क्या हमारी भाभी लगती हैं, क्योंकि मैं अभी हमको पता चला है और ये बहुत ही दुखद घटना है। और वहाँ के लोग कहते हैं कि 0 टैलेंट हो गया आतंकवादियों का, लेकिन कैसे माना जाए 0 टैलेंट हो गया जब वहाँ आए दिन आतंकवादी घटना हो रहा है। कभी सीआरपीएफ का हो रहा है, कभी आए जनता पर हो रहा है, कभी दर्शनार्थी पर हो रहा है। कैसे माना जाए 0 टैलेंट हो गया आतंकवादियों का? मेरा सरकार से यही निवेदन है कि आपने कहा है कि 0 टैलेंट देंगे 317 हटा करके, तो 0 टैलेंट होना चाहिए। और अब जो भी आतंकवादी इस घटने में आतंकवादी को अंजाम दिए हैं उनको खत्म करना चाहिए। आपने देखा किस तरीके से इन लोगों के अंदर आक्रोश है, रोष है, पूरी तरीके से परिवार गमगीन है, क्योंकि इनके परिवार के 4 लोग अभी भी घायल हैं, जिसमें एक बहू है इस घर की जो सीरियस कंडीशन में है और इस घर की जो माता जी है वो भी जो है सीरियस कंडीशन में है। तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी दुख है और लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि पूरी तरीके से जिस तरीके से सरकार वादा करती है उसी तरीके से 0 टॉलरेंस होना चाहिए, सिर्फ दिखावे में नहीं होना चाहिए। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर ट्वीट करते हुए लिखा, जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों की बस पर हुआ कायराना हमला अत्यंत दुखद है। मेरी ओर से दिवंगत पुण्यात्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि वे दिवंगत पुण्यात्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और सभी घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर सपा प्रवक्ता फखरुल चंद हसन की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा, यह बेहद दुखद घटना है और समाजवादी पार्टी इसकी निंदा भी करती है। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। समाजवादी पार्टी इस पूरी घटना की निंदा भी करती है और आतंकियों पे सख्त कार्रवाई हो। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनको मुआवजा भी दिया जाए और समाजवादी पार्टी सरकार से उम्मीद करती है और कि आज जो आतंकी हैं, जिन लोगों ने ये इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है, उनको ढूंढ के उनकी जो सही जगह है वहां पहुंचाया जाए।
आगरा में आतंकवाद के खिलाफ अखिल भारत हिंदू महासभा ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर पुतला फूंका और श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकी हमले को निंदनीय बताया। साथ ही अखिल भारत हिंदू महासभा ने कहा, सरकार जल्द आतंक के खिलाफ कार्रवाई करे। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। You know, this new Dantati Fresh Active is a composition of 18 natural herbs. I'll keep your breath full fresh. full fresh, इससे मिले ताजा breath. Mint crystal करे अपना काम, रखे मुंह ताजा ये solution. Dantati Fresh Active है, extra freshness का ये नया दंतकांति फ्रेश एक्टिव जेल रखे सांसों को full fresh. अगर ध्यान से सुनोगे तो खुशियाँ सुनाई देंगी। पीएनबी प्रेशर कुकर है ISI सर्टिफाइड। इसका सिर्फ बेस नहीं, पूरा कुकर ट्राई प्लाई है, यानी मेटल के 3 लेयर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो, हमेशा हेल्थी चुनो। 1, 2, 3, start. I love Indus because I like Indus. I adore Indus. I admire Indus. I admire my school. I like Indus. Indus is different. आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का सर्वोत्तम संस्थान इंडस पब्लिक स्कूल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुख करेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से अकबरनगर में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर गरजने लगा। बता दें, जिला प्रशासन और विकास प्राधिकरण के नेतृत्व में चल रही इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में सबसे पहले दुकानों और शोरूम को 10 जेसीबी और पोकलैंड की सहायता से ध्वस्त किया जा रहा है। इस दौरान हमारे संवाददाता ने एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी से बातचीत की है। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। एक बार फिर अकबर नगर में कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आपको दिखाना चाहेंगे ठीक पीछे कि किस तरीके से यहाँ पर पोकलैंड द्वारा, जेसीबी द्वारा जो है कार्रवाई की जा रही है। और जो भी कमर्शियल दुकानें थी, शोरूम थे, उनको धीरे धीरे करके एक एक करके तोड़ा जा रहा है। अभी 2-4 दिन पहले से लगातार इस पर जो कार्रवाई हुई थी, पहले पूर्व में वहाँ पर मलबा जमा था, उसको हटाया गया था। और अब एक बार फिर से जो है बाबा का बुलडोजर गरजने लगा है अकबर नगर में। जिस तरीके से देख रहे हैं कि कार्रवाई लगातार चल रही है, 2 शिफ्टों में कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं, जो मोर्चा संभाले हुए हैं पूरी कार्रवाई पे। सर, क्या कहेंगे, अभी वो कब तक इस कार्रवाई चलेगी? नहीं, अभी तो लंबी कार्रवाई चलेगी। अभी क्लस्टर वाइज हम लोग तोड़ रहे हैं, जैसे जैसे खाली होता जा रहा है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि लॉजिस्टिक्स भी पर्याप्त है, लेकिन अभी जैसे सामान निकालते जा रहे हैं उसी तरह से हम लोग तोड़ते जा रहे हैं। शिफ्ट 2 शिफ्टों की बात की जा रही है। हाँ, अभी जैसे पहली शिफ्ट चल रही है, फिर दूसरा सेकंड शिफ्ट चलेगी। सर, अभी कई चुनौतियां भी सुन रहे हैं कि जैसे कि कुछ मामला कोर्ट में गया था, कोर्ट के बाद क्या स्थिति रही है और आवास, पीएम आवास के तहत कितने लोगों को दिया गया है, ये बताइए। नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था, कोई रेमेडी नहीं दी थी इन लोगों को। और उन्होंने था रिहेबिलिटेशन जिनका हो गया है उनका डिमोलिशन किया जाए। तो 1700 लोगों को आवास दे दिया गया है। वो लोग शिफ्ट भी हो रहे हैं, काफ़ी लोग शिफ्ट हो गए हैं। तो जैसे जैसे शिफ्ट होते जा रहे हैं वैसे वैसे डिमोलिशन होते हैं। पहले टारगेट किन में किया जाएगा ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई? ये क्लस्टर अकबर नगर सेकंड को पहले हम लोग तोड़ रहे हैं और 12 क्लस्टर बनाए हैं, एक क्लस्टर वाइज चल रहे हैं हम लोग। अच्छा, टोटल कितने हैं, कितने उसमें दुकानें और शोरूम आ रहे हैं? कुल 500 के करीब मकान है।
500 के करीब। तो ये थे एलडीए-वीसी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है कार्रवाई 2 शिफ्टों में आगे होनी है। और ठीक आप देख सकते हैं कि कार्रवाई बड़ी है यहाँ पे, और ये कार्रवाई लगातार इसी तरीके से बता रहे हैं कि ये काफी दिन लगेंगे इस कार्रवाई को पूरा करने में। और लगातार आपको बता दें कि कार्रवाई के लिए पूरी तरह से जिला प्रशासन, लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर निगम और पुलिस प्रशासन की ओर से पूरा जो है यहाँ पे अमला आया हुआ है। चारों तरफ आपको दिखाना चाहेंगे, उस तरफ भी आप देखिए कि भीड़ किस तरह से दिख रही है। और यहाँ पर आपको बता दें कि पुलिस के साथ साथ जो है अन्य यानी कि सीआरपीएफ के जवान भी यहाँ पर बुलाए गए हैं, रैपिड एक्शन फोर्स भी यहाँ पर खड़ी हुई है और पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ में किसी को भी यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा। रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये फैजाबाद रोड है, काफी चर्चित, ये काफी जो है ये रोड जो है, क्योंकि ये रोड जो है आपको बता दें अयोध्या जाती है, इस वजह से भी इस रोड पर काफी आवागमन होता है। हालांकि आज आवागमन को रोक दिया गया ताकि कार्रवाई को सुगमता पूर्वक किया जा सके, किसी प्रकार का उपद्रव ना हो, इसको देखते हुए पूरी तरह से शासन, प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है विभाग की ओर से। और खासतौर से लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो वीसी है इंद्रमणि त्रिपाठी, वो मोर्चा संभाले हुए हैं। और कार्रवाई जैसा कि उन्होंने बताया 2 शिफ्टों में अब लगातार चलेगी। सबसे पहले दुकान, शोरूम और उसके बाद जिनको आवास दिए गए हैं वो आवास अब शिफ्ट करेंगे, फिर उसके बाद उनके आवासों को भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन रियाद के साथ में मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ। वहीं नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल विकसित भारत के निर्माण की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ने वाला स्वर्णिम काल होगा। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के सशक्त नेतृत्व में देश विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरेगा। इसके साथ ही देशवासियों की आशाओं को पूर्ण करने में सहायक सिद्ध होगा। भारत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास का नया अध्याय लिखने को तैयार है। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार का गठन हो रहा है। इस तीसरे कार्यकाल में